बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। चंद रोज तक हुकूमत भी बनने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने, परवेज इलाही ने और बहुत सारे लोगों ने पहले दिन ही कह दिया कि ये कंपनी नहीं चलेगी। लोकली तो सब ने देख लिया, इंटरनेशनली इस डेवलपमेंट पर क्या बज़ है? देखिए, सवाल दो हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनली बज़ क्या है, और दूसरा जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सही। देखिए, शोर तो मचता रहता है, तोते परिंदे चहचहाते रहते हैं, हम्म। शोर मचाते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जब एक हद से बढ़ती है और फिर ही आपकी नींद डिस्टर्ब होती है ना। बिल्कुल। तो इम्पैक्ट क्या होगा उसके ऊपर बाद में बात कर लेते हैं, हुआ क्या है उसके ऊपर पहले बात कर लेते सही। हैं। आप लोगों ने सीन्स तो देख लिए, क्या हुआ कौमी असम्बली के इजलास में। और चोर चोर के नारे, जिस तरीके से सूरत हाल डेवलप हुई वहाँ पे, आलिया हमजा की तस्वीरें, इमरान खान के मास्क, इमरान खान की तस्वीरें, नवाज शरीफ पर मास्क उछाल दिया, ये इन सीन्स के ना अब आदी हो जाए। जी। अब आपको कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में ख़ास तौर पे ये आपको सीन्स नज़र आएंगे। और पहले दिन ही पता चल गया कि जो बिजनेस ऑफ द हाउस है वो कोई सुकून से चलने वाला नहीं है। सही। एक के बाद एक टेंशन। तो जो आपका पहला एक प्री रेक्विजिट था ना कि एक अप एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, एक अप एंड फंक्शनिंग गवर्नमेंट, एक ऐसी पार्लियामेंट जहां पर हर इजलास जो है वो प्रोरोग ना करना पड़ रहा हो, जहां पर कार्रवाई जो है वो अगले दिन के लिए या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी ना करनी पड़ रही हो, जहां कुर्सियां ना चल रही हो, जहां नारे ना लग रहे हो, जहां पर कोई लेजिस्लेशन प्रॉपरली काम हो रहा हो, हम्म। कमेटीज काम कर रही हो, वो सूरत हाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। सही। तो ये तो है वो लोकली सीन्स जिनकी यानी कि इसके साथ जीना सीख लें हम। हम्म। दूसरा ये कि इसको इंटरनेशनली रिपोर्ट कैसे किया गया, और रिपोर्ट से हटकर अमेरिका में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और ये बारूदी सुरंगें हैं, छोटी छोटी बारूदी सुरंगें। कब किस पे पाँव आता है, कब कौन सी फटती है, फट सकती है या नहीं फट सकती, ऐसे ही नकारा कर दी जाती है। हम्म। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होगा। लेकिन एक तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा, रिपोर्टिंग जो इसकी इंटरनेशनली हुई है उस पर पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको शायद पाकिस्तान में रिपोर्ट करने पे भी पाबंदी हो। जी। अब सवाल आ जाता है कि जो अमेरिका में हुआ है, अमेरिका में जो अब पता है ना कि जब शादी होती है, हमारे यहाँ तो है ना रिवाज, मुंह दिखाई देते हैं, सलामी देते हैं। तो मुंह दिखाई भी मिली है और सलामी भी मिली है। सलामी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो सदर बाइडन की तरफ से शहबाज सरकार, जिसने भी आना है तो शहबाज सरकार के लिए सलामी आ गई है। वो सलामी क्या आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम्म। लेकिन जो मुंह दिखाई दी गई है ना, हम्म। वो बारूदी सुरंगें हैं। अच्छा। और इनका इम्पैक्ट भी यानी कि इवेंचुअली होगा। कब होगा, कैसे होगा? 4-5 मार्च को पहला नतीजा तो आ जाएगा इसका। एक खत लिखा गया है जो 31 कांग्रेस के, अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ने लिखा है। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा इनका प्रोफाइल क्या है। हम्म। आप इनके नाम उठा के पढ़ें। जिन 31 लोगों ने इसको साइन किया है, दस्तखत किया है, ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक पार्टी के एक ही पार्टी के। रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सही। सारे डेमोक्रेटिक पार्टी, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है। हम्म। सदर बाइडन जिस पार्टी के हैं और उसकी वजह से सदर है, हम्म। एंटनी ब्लिंकन जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, सही। और अहम ओहदों पर मौजूद है, और इन्हीं दोनों अशखास को ये खत लिखा गया है। सही। उस खत के मदरजात जो हैं वो बहुत डैमेजिंग हो सकते हैं। उसमें लिखा क्या गया वो मैं आपको पहले बता दें। ट्वीट किया उसको ना जी। ग्रेग कासार ने, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जी। उन्होंने ट्वीट में जो लिखा और उसके बाद जो खत में लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने एज इट इज रख देता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका इम्पैक्ट पॉसिबली क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, मिड टर्म में क्या हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, और क्या नहीं भी हो सकता। ट्वीट उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान के इंतखाबात के नताइज पाकिस्तान की आवाम की राय के अक्कास होने चाहिए। जो लोगों की लोगों ने जो अपना फैसला दिया है जी। उसके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। जमहूरियत की खातिर और तमाम पाकिस्तानियों के लिए हम बाइडन इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि नई पाकिस्तानी हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना किया जाए जब तक कि इलेक्शन में धांधली की तहकीकात मुकम्मल ना हो।
और उसके नीचे खत जो है वो शुरू हो जाता है। और खत का मतन जो है वो ये थोड़ा सा मैंने उर्दू तर्जुमा किया था, लेकिन अंग्रेजी वाला खोल लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस खत में लिखा हुआ क्या है। डियर प्रेसिडेंट बाइडन एंड सेक्रेटरी ब्लिंकन, हम ये खत अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के लिए, अपने खदशात का, अपने कंसर्न्स का इजहार करने के लिए लिख रहे हैं, जो पाकिस्तान के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली के मुतल्लिक हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं, हम तारीफ़ करते हैं जो इक़दामात आपकी इंतज़ामिया ने अभी तक उठाए हैं पाकिस्तान के इंतखाबात में जो मदाखलत हुई उसके हवाले से। सही। Your administration has rightly stood behind the credible international and local election observers के जो साख रखने वाले मोतबर बैनुल अक़वामी और लोकल मकामी इंतखाबी मुबस्सरीन हैं, उनके पीछे आप खड़े हुए, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं आपने उनको दुरुस्त तस्लीम किया है, जिन्होंने दस्तावेज किया, जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पाकिस्तान में इलेक्शंस के दौरान आज़ादी इजहार की पाबंदी थी, एसोसिएशन यानी कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, आप किस पार्टी के साथ एफिलिएट फील करते हैं उसके ऊपर पाबंदी थी, और पीसफुल असेंबली और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थी, इकट्ठे होने पे इज्तमा के ऊपर पाबंदी थी। और हम आपको आपके साथ हैं, हम आवाज़ हैं मजम्मत करने में कि जो इलेक्शन के दौरान वायलेंस के वाक़यात हुए और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई ऑन द एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स इंक्लूडिंग अटैक्स ऑन मीडिया वर्कर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस टू द इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कि जो इंटरनेट की बंदिश थी, मोबाइल फ़ोन की बंदिश थी, मीडिया वर्कर्स के ऊपर अटैक्स हुए वगैरह वगैरह, इनकी लिए हम इनको कंडेम करते हैं। फिर आगे ये कहते हैं कि इन कंसर्न्स और इन खदशात की बुनियाद पर हम आपसे मुतालबा करते हैं कि 3 मुतालबात किए इन्होंने। मुतालबा नंबर 1 ये है कि जो नई हुकूमत कायम होती है पाकिस्तान में अब इस सारे नतीजे में, उसको उस वक्त तक तस्लीम ना किया जाए, रिकग्नाइज ना किया जाए जिस वक्त तक एक आज़ादाना, एक शफाफ, एक साख वाली तहकीकात ना हो इन इलेक्शंस के हवाले से। यह है नंबर 1 मुतालबा। मुतालबा नंबर 2, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को, पाकिस्तानी हुकाम को कहा जाए कि कोई भी शख्स जो कि सियासी तकारीर की वजह से, सियासी एक्टिविटीज़ की वजह से इस वक्त कैद में मौजूद है, उसको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। और साथ ही जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान में, उनको ये टास्क दिया जाए कि वो ऐसे मुकदमात के हवाले से मालूमात भी इकट्ठी करें और उनकी रिहाई के लिए जोर दें। तीसरा जो मुतालबा इन्होंने किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेक क्लियर टू पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के पाकिस्तानी हुकाम को ये वाजे कर दें कि जो अमेरिका का कानून है वो कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी के हवाले से, करप्शन बढ़ाने के हवाले से, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल फॉर मिलिट्री एंड अदर कोऑपरेशन, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कवानीन मौजूद हैं कि अगर ऐसे कोई भी एक्ट्स होते हैं किसी भी मुल्क में तो हम उन कवानीन के तहत पाबंदियाँ लगा सकते हैं, ख़ास तौर पे कि जो मिलिट्री इमदाद है और दीगर कोऑपरेशन है उसको बंद कर दिया जाए। ये 3 मुतालबात लिखने के बाद इन्होंने आगे लिखा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 10 साल और 14 साल की सज़ाएँ सुनाई गई ऑन क्वेश्चनेबल चार्जेस कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स जो हैं वो लीक कर दिए थे, करप्शन में मुलव्वस थे। अब क्वेश्चनेबल इसलिए कह रहे हैं कि वो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो इनके मुताबिक फॉलो नहीं हुआ। मेंबर्स उनकी जमात के हैं तहरीक इंसाफ के, उनको आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने पड़े, उनको इलेक्शन सिंबल इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान मौजूद नहीं था, बावजूद इसके कि वो सबसे मकबूल जमात है पाकिस्तान में। और फिर इलेक्शंस की तरफ जब बढ़ा ये सारा मामला तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं उनको रेड्स का सामना था, गिरफ्तारियां हुई, हरासा किया गया। फिर इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने मोबाइल कॉल्स और डाटा जो है वो बंद कर दिया और बहुत मुश्किल बना दिया वोटर्स के लिए कि वो अपने पोलिंग स्टेशंस को ढूंढ सकें, पता कर सकेंगे उन्होंने वोट कहाँ पे डालना है। जब प्री पोल रिगिंग उन्होंने कहा कि एफर्ट्स हैं उसके ऊपर
इंटरनेशनली लोकली बहुत ज़्यादा उसकी मजम्मत भी की गई, उसको रिपोर्ट भी किया गया। और उसके बाद अब जो अटेंशन है, सारी तवज्जो जो है वो हो गई है पोस्ट पोल रिगिंग पे, कि इंतखाबात के बाद जो धांधली हुई है उसमें फिर इन्होंने कुछ इंसिडेंट्स मेंशन किए। फिर मैं आता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो कहते हैं आगे, ये जो 31 कांग्रेसमैन है इन्होंने जिसके ऊपर दस्तखत किए हैं, ये जहन में रखिएगा कि कांग्रेस जो है उसके 535 अरकान है, 100 सेनेटर्स हैं, और फिर लोअर हाउस के 435 अरकान है। वो जो 435 अरकान है उसमें 3 इस वक्त नशस्तें खाली हैं, 219 जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके हैं, और 213 जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। 213 में से 31 अरकान ने इस पर दस्तखत किए हैं, और वहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हमें वक्त नहीं मिला, हम बाकी लोगों से भी इसके ऊपर दस्तखत करवाते हैं। तो बड़े पैमाने पर जा रहा है काम, बड़े पैमाने पे जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लेटर जो है वो एक पार्टी बाई पार्टीजन लेटर्स भी लिखे गए। मैं माजी की आपको मिसालें दूंगा और उनका इम्पैक्ट क्या हुआ था, खासतौर पर इंडिया के हवाले से और दीगर जगहों के हवाले से। फिर ये कहते हैं कि जो हतमी इंतखाबात हैं, नताइज हैं, उनके ऐलान में देर की गई, और जो आगाज़ में इब्तदाई तौर पर नताइज आ रहे थे उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि जो PTI बैक्ड कैंडिडेट्स हैं वो जीतने जा रहे हैं। लेकिन अगले दिनों और हफ्तों में जो पहले रिपोर्ट किए गए थे वोट, वो उनको मुबैना तौर पर बड़ी ड्रामाई अंदाज में तब्दील किया गया। वीडियो एविडेंस भी इस हवाले से सामने आया सोशल मीडिया के ऊपर। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अब्यूज़ करती हुई नज़र आई। इलेक्शन ऑफिशियल्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस में उनके हवाले से वीडियो एविडेंस आया, और रिजल्ट्स जो हैं वो तकरीबन तमाम डेडलाइंस क्रॉस कर गए। आगे ये लिखते हैं कि जो फाइंडिंग्स सामने रखी, जो नॉन पार्टिजन गैर जानिबदार मुबस्सरीन थे उनकी तरफ से, उन्होंने मज़ीद क्रेडिबिलिटी दी, मज़ीद उसकी साख मजबूत बनाई जो ये खदशात इसके हवाले से उनका इजहार किया गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन का इन्होंने हवाला दिया है, फिर इन्होंने पतन का हवाला दिया है, इन्होंने पतन का हवाला नहीं दिया, इन्होंने फाफिन का ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क का जो है वो हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन अथॉरिटीज़ के साथ बड़ा क्लोजली काम कर रहे थे, और उनके मुताबिक 2/3 ऑफ पोलिंग साइट्स, यानी कि 2/3 जो इंतखाबी साइट्स हैं वहाँ पर इलेक्शन लॉज की वायलेशन हुई, और जो आउटकम ऑफ रेस है, इंतखाबी नताइज हैं, उसके ऊपर असरअंदाज हुआ गया। जो डिस्प्यूट है वो अब रिवॉल्व कर रहा है कि डिस्क्रिपेंसी मौजूद है कि रिजल्ट्स जो फॉर्म 45 पे हैं वो मुख्तलिफ हैं, 47 पे मुख्तलिफ हैं, और मुख्तलिफ अखबारात में एडिटोरियल्स लिखे गए हैं इसके हवाले से, ख़बरें मौजूद हैं, और ये कंपाइलेशन प्रोसेस में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी ये कह रहे हैं, कैंडिडेट्स भी ये कह रहे हैं, जो अक्रेडिटेड मीडिया पर्सोनल हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि जो फॉर्म 47 है उसके दौरान लोगों को बाहर निकाल दिया गया था उसको बनाते हुए, और फिर उसमें नताइज तब्दील हुए। फिर वो कहते हैं कि जिस किस्म के ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस जिस हद तक बढ़ रहा है, जो डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस है इसके खिलाफ, वो लीडिंग जो ऑब्जर्वर्स हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि एक साफ शफाफ एक साख वाला ऑडिट जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस का करवाया जाए, ताकि इन इलेक्शंस के नतीजे में जो हुकूमत कायम हो रही है वो ट्रू विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हो। सही। फिर वो कहते हैं कि जो गिवन द स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ प्री पोल एंड पोस्ट पोल रिगिंग के एक बड़ा मजबूत शवाहिद इस किस्म के मौजूद हैं कि प्री पोल रिगिंग भी की गई, पोस्ट पोल रिगिंग भी की गई। हम अर्ज करते हैं, हम आपको मुतालबा करते हैं कि इंतज़ार करें, रिकग्नाइज करने से पहले कि हुकूमत को तस्लीम करने से पहले जो है वो इंतज़ार कीजिए जब तक इसकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, उस वक्त तक आपने पाकिस्तान के जो तस्लीम हुकूमत है उसको तस्लीम नहीं करना। और इन तमाम इक़दामात से पहले अभी एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ एंड कुड अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर जो है वो उसको फ़रोग़ मिलेगा। फिर आगे वो पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं वगैरह वगैरह, ये उन्होंने बात लिखी हुई है। अब ये 31 कांग्रेसमैन है, देखें पहला नतीजा तो आपको मिल जाएगा 5, 6, 7, 8 मार्च तक। सही। जब भी हुकूमत कायम होती है तो दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने लेवल्स के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि सदर जो है उसकी तरफ से मुबारकबाद आनी चाहिए वज़ीर आज़म को,
जी। और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है उनकी तरफ से जो भी वज़ीर ख़ारजा बनता है उनको मुबारकबाद आनी चाहिए और फ़ोन कॉल एक्सचेंज होना चाहिए। अच्छा, उसके भी तरीक़ाकार हैं, यानी हमें पता है कि जो बाइडन का और इमरान खान का राब्ता नहीं हुआ था, शहबाज शरीफ का और सदर बाइडन का भी राब्ता नहीं हुआ था। शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी थी एंटनी ब्लिंकन ने। इमरान खान को ऑफर की गई थी कि आपको वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन फ़ोन करेंगे, एंड ही टर्न डाउन दैट रिक्वेस्ट। तो मेरा काउंटर पार्ट ही नहीं है, वो मुझे क्यों करेगा मुबारकबाद का फ़ोन। तो उन्होंने तो फ़ोन लेने से इनकार कर दिया था। शहबाज शरीफ को मुबारकबाद उनकी तरफ से आई थी और फिर शहबाज शरीफ की एक मुलाकात हुई थी जब अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास था, उसके मौके पर जो डिनर दिया जाता है, जो अमेरिका ने बहैसियत होस्ट वो पूरी दुनिया के जो डेलीगेशंस हैं, हेड ऑफ डेलीगेशंस, उनके लिए एक इवेंट रखा हुआ था और वहाँ पर जितने डेलीगेट्स आए हुए थे वो लाइन बना के खड़े हो गए थे और उनमें हमारे वज़ीर आज़म भी लग गए थे। हाँ, वो 1.5-2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद लाइन में लग के उनका नंबर आया था। उन्होंने एक तस्वीर उतरवाई थी, कुछ 2.5 मिनट का टोटल इंटरेक्शन था। बिलावल भी थे उसमें और शहबाज शरीफ भी थे और उनके इंटरेक्शन की तस्वीर उतरी थी। थोड़ी सी बात हुई थी, बड़ा ब्रीफ किस्म का इंटरेक्शन था और हमने प्रेस रिलीज भी जारी की थी कि मुलाकात हुई, अहम मामलात पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर दिलचस्पी बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ। अच्छा, ये देखें, एक तो पहली बात तो आपको पता चल जाएगी मुबारकबाद के पैगामात से और वो किस नौइयत के होते हैं, कितनी गर्मजोशी से पाकिस्तान की नई एडमिनिस्ट्रेशन को, वो तो इम्पैक्ट अभी इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन असल बात ये है कि देखिए, जब अमेरिका ने कुछ करना होता है ना तो उसको इन लेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। और जब उसने कुछ नहीं करना होता ना तो आप जितने मर्जी लेटर लिख लें, कुछ भी नहीं होता। सही मिसाल मैं आपको देता हूँ, देखें, अमेरिका, इंडिया है अब हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडिया के साथ अमेरिका का एक इंटरेस्ट है। वो क्या है कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट उनकी जो एंटी चाइना गेम्स हैं उसमें उनकी प्रॉक्सी के तौर पे, उनके पिट्ठू के तौर पे काम करता है। अब इंडिया जो मर्जी ओवरस्टेप कर ले, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका का एक कानून है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी कि रूस से कोई भी मुल्क बड़े पैमाने पे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की खरीदारी करेगा, उस पे अमेरिका विल स्लैप सैंक्शंस, पाबंदियां लगा देगा। उन्होंने तुर्की के साथ बेहतरीन ताल्लुकात और पर्सनली बहुत अच्छे ताल्लुक था डोनाल्ड ट्रंप का और तैयब अर्दवान का। तैयब अर्दवान ने जिस वक्त S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया, उनको ना सिर्फ F-35 तैयारों के प्रोग्राम से निकाल दिया, बल्कि जिस वक्त ही वाज आउटगोइंग प्रेसिडेंट 27 दिसंबर 2020 को, यानी अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन हो चुका था, ओथ नहीं उठाया था, जनवरी की 20 तारीख को ओथ उठाया था, 27 दिसंबर को जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दी थी, पाबंदियां तुर्की पे। वही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा इंडिया ने, कोई पाबंदी नहीं लगाई। बाय पार्टीजन लेटर्स लिखे गए। सही, यानी बाय पार्टीजन का मतलब यह है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक पार्टी, उन दोनों की तरफ से मुख्तलिफ सेनेटर्स ने और कांग्रेसमैन ने, कांग्रेस विमेन ने खतूत लिखे और उन्हें प्रेसिडेंशियल वेवर दे दिया गया। और उसमें कहा गया सिर्फ 2 लाइनें कि अमेरिका, हमारा बड़ा इंटरेस्ट है उनके साथ और हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा ये पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। सही। अब आ जाएं आप यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, हर साल एक रिपोर्ट हर साल इंडिया के बारे में जो रिपोर्ट आती है, जो वहाँ पर जिस किस्म के माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है, वहाँ पर उसमें लिखा जाता है कि ये ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाए, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। उसके फॉलो अप में होना होता है कि उन पर पाबंदियां लगनी होती हैं। हर साल उसके ऊपर खतूत लिखे जाते हैं। इसी तरह ये पार्टीजन, बाय पार्टीजन, उसी पार्टी के लोग खत लिख रहे होते हैं कि इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगा दो, खास तशवीश वाले ममालिक के फहरिस्त में सरे फहरिस्त, लेकिन वो लाडला बच्चा है ना, लेकिन वहां पर फिर आपको वेवर मिल जाता है। ये जो सारी कहानी है ना, ये सारी लोगों को, दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका की,
बिल्कुल सही। यानी खर्तूम जो है वो 91 से 92 से लिबिया। खर्तूम जो है सूडान। सूडान, सूडान। वो स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में रहता है। हम्म। जिस दिन वो इसराइल को तस्लीम करता है तो रियासत जो है वो दहशतगर्दों की स्पॉन्सर नहीं रहती, शफकत का उसको हाथ आ लिस्ट से जाता है। निकाल देते हैं। हाँ। तो ये मैं आपको बताऊं कि इसका कोई मेरी जाती राय में इम्पैक्ट होगा तो सिर्फ एक सूरत में होगा। वो क्या? वो ये होगा कि ये साल सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन का तो नहीं है, ये तो अमेरिका में भी इलेक्शन का साल है। और इंडिया में सदारती भी। मुबाहिसा जो है, जी। सदारती मुबाहिसा, उसमें जो बाइडन को फेस करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो चीर फाड़ कर देगा, क्योंकि वो तो नैन्सी पेलोसी को साउथ कैरोलिना में भी हरा चुका है। अब आगे मैदान तो अब वो कह रहे आसान हैं है। कि डोनाल्ड ट्रंप में और सदारत में सिर्फ इलेक्शन के दिन का फासला है। अगर वो जिंदा रहा और अगर उसके इलेक्शन लड़ने की पे पाबंदी ना लगी, बेशक वो जेल में हो, कहीं पे भी हो, सही, फिर वो जीत जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। उसके बारे में इस वक्त बज़ ये है अमेरिका में। सही। तो एक तो ये कि रिपब्लिकन और खास तौर पे ट्रंप, वो हम बड़ी एक तफसीली वीडियो कर चुके हैं कि वो कितना खौफनाक, भयानक और खतरनाक हो सकता है नवाज शरीफ और उनकी जमात के लिए, जिन्होंने इतनी कैंपेन्स की, जिन्होंने पूरी कैंपेन उसके खिलाफ चलाई हुई है। तो दूसरा ये कि जब सदारती मुबाहिसा है, उसमें अब ये बताने के लिए, देखें दुनिया की वोटर्स के नंबर के एतबार से पाकिस्तान 5वीं बड़ी डेमोक्रेसी है, और 5वीं बड़ी डेमोक्रेसी अगर स्लाइड कर जाती है एक सदर के, अमेरिकी सदर के दौर में, तो वो एक बड़ा ड्रॉबैक है। अमेरिकन तो इन बुनियादों के ऊपर बहुत वो होते हैं, सोचते हैं। वहां पर ये होगा, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई डू नॉट सी कि कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिंग या वो आएगा। तो गवर्नमेंट बनेगी। ये जरूर है कि जो वार्मथ का लेवल है वो कम होगा, वो नहीं दिखाया जाएगा। ये जरूर होगा कि इसके हवाले से डाउनग्रेड किस्म का एक फुसफुसा सा बयान मैथ्यू मिलर से ही दिलवा दें कि हम स्पोक्सपर्सन कि हम जो है वो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग इन और एंगेजिंग विद द न्यू गवर्नमेंट, कि जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है हम उसके साथ जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वगैरह वगैरह। बट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि पीटीआई के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है ना, वो बहुत एक्टिवली लॉबी कर रहे हैं। अब ये एक प्रैक्टिकली एक चार्जशीट भी है, लोकली पीटीआई के खिलाफ एक चार्जशीट भी है कि भाई ये पाकिस्तान से बाहर क्या कर रहे हैं, जो करना है पाकिस्तान में करो। अब पीटीआई कहती है कि हमें पाकिस्तान के फोरम्स पे आप इंसाफ ही नहीं दे रहे। अब यू लाइक देयर पॉइंट ऑफ व्यू और देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अनदर क्वेश्चन ऑफ डिबेट। सही, बट ये अब है, इसी तरीके से है। तो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में कोई अच्छी तो नहीं हो रही, इट्स डर्टी पॉलिटिक्स। पुराना सनाउल्लाह ने कहा था ना, हम तो किसी और को तो कोड ही नहीं करते, कहते हैं ये जंग है, और जंग में ये नहीं देखा जाता क्या इखलाकी है, क्या गैर इखलाकी है, क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, क्या आईनी है, क्या गैर आईनी है। फिर तो जो उसके हाथ आएगा वो हमें मारेगा, जो हथियार हमारे हाथ आया तो हम उसे मारेंगे। तो भाई ये चल रहा है पाकिस्तान। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।